जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का 7वां लेसन राजनीतिक सहभागिता इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो 6 लेसन करवाए उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस लेसन की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सहभागिता बहुत ही आसान सा लेसन है। एक बार वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा और आसानी से ये याद हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ पाओगे। दोस्तों, इसमें राजनीतिक सहभागिता का इसमें हम अर्थ पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप पढ़ेंगे, राजनीतिक सहभागिता और नागरिक चेतना के बारे में पढ़ेंगे और राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप पढ़ेंगे और इसके विभिन्न रूप पढ़ेंगे, कौन कौन से रूप है। उसके बाद में राजनीतिक सहभागिता के जो अभिकरण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण कौन कौन से, जैसे दबाव समूह है, आरंभक है, प्रत्यान है, जन सुनवाई है, सलाहकार है। इस प्रकार से जो इसमें बताए गए हैं इनके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। उसके बाद राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता और राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण, इस प्रकार से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक सहभागिता के जो अभिकरण है, यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे अच्छे से तैयार करें। पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता होती क्या है। मैंने पहली लाइन ये लिखी है कि आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में राजनीतिक सहभागिता अथवा भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, राजनीति में राजनीतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है, पर ये राजनीतिक सहभागिता होती क्या है, इसे समझने के लिए आप देखें कि आपका दोस्त है और उसका बर्थडे है और यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही है दोस्तों, और आप यहाँ से आकर आपके दोस्त के बर्थडे पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे कि आप जाते हो, दोस्त का जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी में आप आए, पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने अपनी भागीदारी यहाँ निभाई, तो ये भागीदारी हो गई ना। पार्टिसिपेट किया, भागीदारी हो गई। ठीक वैसे ही इसे आप राजनीति मानो। यहाँ सत्ता चल रही है, राजनीति। आपको क्या करना है कि राजनीति में जो भागीदारी है, आपने जिस प्रकार से इस पार्टी में आपका आना, फिर पार्टी में पार्टिसिपेट करना, अपनी भागीदारी निभाना, वैसे राजनीति में आपका आना, राजनीति में आपका भागीदार होना, राजनीति में किस प्रकार से वोट देकर, वोट दिलाकर, और भी कई प्रकार के इसमें हम पढ़ेंगे जो औजार हैं राजनीति के। इसमें जैसे कि आप वहाँ पर सभा समिति करके, इस प्रकार से जो राजनीति में हम अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं, वो राजनीतिक सहभागिता है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है। दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता से आशय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है। देखो, राजनीति में नागरिकों की, लोगों की जो भागीदारी होती है, किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं, बैनर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और सभा और समिति बनाकर, इस प्रकार से जो हम राजनीति में भागीदारी निभाते हैं, ये क्या है, राजनीतिक सहभागिता है। एक अवधारणा के रूप में राजनीतिक सहभागिता का उल्लेख रूस और गणतंत्रवादियों के लेखों में मिलता है। राजनीतिक सहभागिता का ज़्यादातर उल्लेख है वो रूसों का जो लेख है उसमें मिलता है, और जो गणतंत्रवादी हैं उसमें मिलता है। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो मैकलोस्की के अनुसार क्या है राजनीतिक सहभागिता, ये उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। स्वैच्छिक मतलब खुद की इच्छा से जो क्रिया की जाती है वो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है। प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिनमें नागरिक या जनता भाग लेती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जन नीतियों के निर्माण में भाग लेती हैं। वे अंततः शासन में नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इससे आप क्या समझे कि ये उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है कि राजनीतिक सहभागिता में लोग अपनी इच्छाओं से क्रिया करते हैं और इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें नागरिक या जनता भाग लेती है। ठीक है, राजनीति में नागरिक या जनता का भाग लेना। और उसके बाद में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैसे डायरेक्ट मतदान कर दिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इसको इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट किया, तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जन नीतियों के निर्माण में भाग लेती है। जन नीतियों में लोगों की
उदार की नीतियों के निर्माण में ये भाग लेती है और अंततः शासन में नीति निर्माण के अंततः इसमें क्या होता है कि शासन में जो नीति निर्माण होता है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को ये प्रभावित करती है। वह सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाती है। अगर हम राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सरकार है, वो मनमानी नहीं करेगी, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। तो ये हुई राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कौन कौन से हैं? राजनीतिक सहभागिता के 2 स्वरूप हैं। प्रश्न छोटा पूछ लिया जाए कि राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कौन कौन से हैं, तो आपको 2 बताना है। एक विकासपरक और दूसरा लोकतांत्रिक है। देखो, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वोट दिलाने, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने, सत्ताधिकारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैली निकालने, किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना और जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना आदि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख औजार हैं। तो देखो, लोग वो राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो कौन कौन से औजार हैं, किन के माध्यम से वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, किन साधनों के माध्यम से वो राजनीति में सहभागिता निभा सकता है। तो जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो वोट देते हैं, वोट दिलाते हैं और पार्टी को चंदा देते हैं, याचिका प्रस्तुत भी करते हैं, और जो सत्ताधिकारी जनप्रतिनिधि जो गवर्नमेंट होती है उन पर प्रभाव भी डालते हैं, रैली निकालते हैं, किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी होता है। आपने देखा होगा कोई विशेष मुद्दा होता है उस पर धरना प्रदर्शन भी होता है, और लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं उनका विरोध प्रदर्शन करना, ये राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख औजार हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, तो आपको ये लिखना होगा। उसके बाद में नागरिक चेतना और सहभागिता, ये क्या होती है? नागरिक चेतना का मतलब है लोगों में जागृति आना। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागृति आना ही क्या है? नागरिक चेतना है। अब नागरिक चेतना में और सहभागिता में क्या संबंध है? अगर लोगों में ज़्यादा जागृति रहेगी, लोगों में ज़्यादा चेतना रहेगी, लोग जागरूक रहेंगे, तो राजनीति में सहभागिता भी बढ़ेगी। आपको पता है कि शिक्षित लोग होंगे तो वो सवाल पूछेंगे कि ये सत्ता में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, ये अन्याय हो रहा है, आरटीआई वगैरह लगाकर उसका विश्लेषण करेंगे कि ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो इस प्रकार से राजनीतिक चेतना और सहभागिता कि नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा का स्तर, वैचारिक धरातल आदि वे तत्व हैं जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक होगा, वहां के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही व्यापक होगा। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जिस देश की साक्षरता सबसे ज़्यादा होगी वहाँ क्या है, नागरिक चेतना भी ज़्यादा होगी और आपके राजनीति में सहभागिता भी सक्रिय रूप से बढ़ेगी। यहाँ एक उदाहरण दे रखा है कि यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई और अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता की न्यून दर ही नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त आधार कहा जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि यूरोपीय देशों में साक्षरता अधिक है, किसकी बजाय एशियाई देश और अफ्रीकी देशों के बजाय यूरोपीय देशों में साक्षरता अधिक है। तो यही कारण है कि यूरोपियों में नागरिक चेतना और राजनीतिक सहभागिता ज़्यादा है। राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप, अभिजात्य स्वरूप, राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप कौन कौन सा आप देख सकते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता अथवा भागीदारी वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण, कार्यान्वयन की प्रक्रिया के सक्रिय रूप से भाग लेता है। दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप का मतलब यही है कि सार्वजनिक नीतियों में, निर्णयों में और जो क्रिया की जाती है उनमें सक्रिय रूप से जो भाग लिया जाता है उसे ही राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप कहा जाता है। मैंने वीडियो के फर्स्ट में भी कहा कि राजनीतिक सहभागिता के जो अभिकरण हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। राजनीतिक सहभागिता के 2 तरीके हैं, सामुदायिक गतिविधि, सरकार एवं नागरिकों के मध्य सक्रिय परस्पर क्रिया। ये 2 आपको याद रखना है। उसके बाद में राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। राजनीतिक सहभागिता के 2 प्रमुख रूप हैं दोस्तों, एक परंपरागत राजनीतिक सहभागिता और दूसरी गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। ये आपको बताना है राजनीतिक सहभागिता के अगर रूप पूछ लिया जाए तो। यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण कौन कौन से हैं। राजनीतिक सहभागिता के मुख्य अभिकरण निम्न है। पहला है दबाव समूह। दोस्तों ध्यान रखना, दबाव समूह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दबाव समूह में क्या होता है, कोई व्यापारियों का एक वर्ग हो गया या एक कर्मचारियों का एक वर्ग हो गया
या किसी भी एक वर्ग में क्या होते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। इनका उद्देश्य है वो अपनी बातों को, जो इनकी जायज़ बातें हैं उनको मनवाना होता है, जिससे कि आगे जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, वो सही निर्णय ले सके, गलत न करें, अन्याय न करें। अगर अन्याय हो रहा है तो ये दबाव समूह क्या करता है कि गवर्नमेंट पर दबाव बनाता है और अपनी मांग को मनवाने की पूरी चेष्टा करता है। और इसमें दबाव समूह किसे कहते हैं कि जैसे कोई टीचर के साथ में अन्याय हो रहा है तो सभी टीचर एक साथ मिल गए, एक साथ मिलकर सरकार पर वो दबाव बनाते हैं। किसी डॉक्टर के साथ में अन्याय हो रहा है तो सभी डॉक्टर एक साथ मिलकर गवर्नमेंट पर दबाव बनाते हैं। वो क्या होता है, दबाव समूह होता है। देखो, उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह है जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के लिए, समान हित होता है, सभी का समान हित होता है, उद्देश्य से संगठित होते हैं। ये सभी संगठित होते हैं एक उद्देश्य को लेकर और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाकर ऐसी नीतियां बनाने का प्रयत्न करते हैं जो इसके हित के अनुरूप हो। देखो, सभी का एक उद्देश्य होता है, जैसे कि किसी को वेतन बढ़ाना है कर्मचारी को, तो वो क्या होते हैं, सभी का उद्देश्य क्या है, वेतन बढ़ाना। और सभी समान रूप से अपने जो इनका उद्देश्य है दोस्तों, उसके प्रति ये क्या है कि लोगों सरकार को जागरूक करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो ये क्या दबाव समूह है। उसके बाद में आरंभक प्रस्ताव तैयार करना। आरंभक का मतलब होता है प्रस्ताव तैयार करना कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा कि समय मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। आरंभक या प्रस्ताव तैयार करना क्या होता है कि मतदाता होते हैं वो एक कानून तैयार करके विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजते हैं। प्रत्याहन, प्रतिनिधि वापस बुलाना। देखो, जो राजनीतिक सहभागिता का प्रत्यक्ष उदाहरण है वो स्विट्जरलैंड में अच्छा देखने को मिलता है। सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड। यहाँ क्या होता है, प्रत्याहन। प्रत्याहन का मतलब होता है प्रतिनिधि वापस बुलाना। भारत में ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को चुन लेते हैं, किसी विधायक का चुनाव हम करते हैं, विधायक बन जाता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पर, अपने वादों पर खरा नहीं उतरता तो हमें अगले चुनाव तक इंतजार करना होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि उसको वापस बुला लेते हैं, पद से उसे हटा देते हैं। यही प्रत्याहन या प्रतिनिधि वापस बुलाना कहलाता है। देखो, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था इसमें क्या बताया गया, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा किसी मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटाने के लिए विवश कर सकता है। ये इस प्रकार की एक प्रथा है। इसमें क्या होता है कि मतदाता जो चुनकर भेजते हैं नेता को, वो अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसको वापस भी हटा सकते हैं। फिर उसके बाद में जन सुनवाई। जन सुनवाई आपको पता है, जनता की सुनवाई, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्या जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखो, दिल्ली में एक बार केजरीवाल भी जन सुनवाई करता था जब सेकंड बार उसकी गवर्नमेंट बनी थी। तो क्या होता है कि मुगल काल में भी आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर या अकबर ही वो क्या करते थे कि लोगों की समस्या एक साथ ही सुनते थे, तो इसे क्या कहते हैं, जन सुनवाई कहते हैं। फिर है सलाहकार परिषद। आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती है, जिसे सलाहकार परिषद नाम दिया गया है। दोस्तों, ऑनलाइन सर्वे किया जाता है किसी भी समस्या के संबंध में। सरकार के ये सलाहकार परिषद होती है, इसमें नागरिक अपनी राय देते हैं। फिर है परीक्षा। किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। अगर कोई प्रश्न है तो उस पर निर्णय सही नहीं बन रहा है तो मतदान जनता से करवाया जाता है। किस प्रकार से कि किसी नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जन साधारण से मतदान करवाया जाता है। फिर सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आपने गांधी जी वाला पढ़ाई होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर अन्याय हो रहा है, अन्यायपूर्ण कानून है, तो उसको हाथ जोड़कर उसको नकारना, उसको न मानना सविनय अवज्ञा कहलाता है। तो क्या लिखा है इसमें, वह कार्यवाही जिसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर और खुले तौर पर तोड़ना। जो अन्यायपूर्ण कानून होता है उसको जानबूझकर खुले तौर पर तोड़ना, हाथ जोड़कर उसकी अवहेलना करना, ये क्या है, सविनय अवज्ञा है। फिर राजनीतिक प्रतिहिंसा। राजनीतिक प्रतिहिंसा का मतलब ये होता है प्रतिहिंसा। हिंसा का मतलब तो आप जानते हैं मारकाट,
बम गोलाबारी इस प्रकार का होता है। राजनीतिक प्रतिहिंसा का मतलब ये हो गया कि विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप होता है ये। इसमें बमबारी होती है, हत्या होती है, उपद्रव होता है, लोगों को बंधक बनाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही इसमें की जाती है। फिर राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सहभागिता उत्तम जीवन का एक आवश्यक अंग होने के साथ साथ उत्तम समाज की एक जरूरी शर्त भी है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचाने में नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना आज के युग में आवश्यक हो गया। ये आपको उपादेयता में लिखना है कि क्या लिखना है कि ये राजनीतिक सहभागिता का जीवन का एक आवश्यक अंग है, इसके साथ साथ ये समाज की जरूरी शर्त भी है। और लोकतंत्र के अंतर्गत अब राजनीतिक सहभागिता का सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचाने में और नागरिकों को प्रत्यक्ष राजनीति में पहुंचाने के लिए सहभागिता के अधिकतर विस्तार करने में आज के युग के लिए ये आवश्यक हो गया। तो इसमें ये पूछा गया कि राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता मतलब इसका रोल क्या है। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष के दृष्टिकोण, राजनीतिक सहभागिता के पक्ष के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सहभागिता अथवा भागीदारी स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है। ये सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता बढ़ाती है। इसमें क्या दृष्टिकोण है, क्या है कि इसमें राजनीतिक सहभागिता स्वयं की भागीदारी व्यक्ति को हितों की रक्षा करती है। जब व्यक्ति स्वयं भागीदार रहेंगे तो अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे और नागरिकों में इसमें एकजुटता बढ़ेगी, एकता बनेगी और लोकतंत्र में आम जनता की सहभागिता को एक सीमा तक ही बढ़ाना उपयुक्त होगा, अन्यथा वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 7 का लेसन राजनीतिक सहभागिता के बारे में पढ़ा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।